वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशांत और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीक्वल सर्वर में स्टोर प्रोसीजर फंक्शन क्या होते हैं एंड देन हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस फिगर आउट किए हैं जिनको हम इस वीडियो में वन बाय वन कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें सीक्वल सर्वर में स्टोर प्रोसीजर की ज़रूरत क्यों है। तो इससे पहले समझते हैं कि जब भी आप किसी सीक्वल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या फायर करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप सीक्वल सर्वर में किसी सीक्वल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो 3 स्टेप्स में वो काम करती है। फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि सिंटैक्स चेक होता है, सेकंड प्लान सिलेक्ट होता है एंड देन थर्ड वन इज क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है सिंटैक्स चेक, जो इंश्योर करता है कि जो हमने सीक्वल क्वेरी लिखी है उसका सिंटैक्स सही है एंड देन उसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है इसका मतलब जो सीक्वल क्वेरी है वो सीक्वल सर्वर पे एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। सेकंड होता है प्लान सिलेक्टेड। सो अगर एक बार सिंटैक्स चेक हो जाता है देन सिंटैक्स में कोई भी एरर नहीं है तो सेकंड स्टेप होता है प्लान सिलेक्टेड। अब सपोज कीजिएगा कि आपकी जो सीक्वल क्वेरी थी वो मल्टीपल टेबल्स को अब ये चेक करता है कि क्या जो हम मल्टीपल टेबल्स यूज कर रहे हैं उसमें कुछ इंडेक्स बने हुए हैं। अब उसके बाद चेक करता है कि जो आपने क्वेरी लिखी है उस क्वेरी के लिए क्या इसको इंडेक्स यूज करने चाहिए या टेबल स्कैन जो है वो इनफ है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप का मेन काम होता है कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन होता है क्वेरी एग्जीक्यूशन। जब आपका प्लान सिलेक्ट हो गया है तो जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करना एंड देन जो आउटपुट होता है वो शो कर देना, जिससे कि एंड यूजर जो होता है उस आउटपुट को देख सके। अब एक चीज समझ लेते हैं। सपोज कीजिएगा कि आपने फर्स्ट टाइम में कोई सीक्वल क्वेरी एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो स्टेप 1 उसका सिंटैक्स चेक हुआ। ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। देन स्टेप 2 प्लान सिलेक्ट हुआ कि कौन से इंडेक्स यूज करने हैं। ठीक है, इंडेक्स स्कैन या टेबल स्कैन एंड देन इंडेक्स स्कैन में लेट्स से एक टेबल पे 10 नॉन क्लस्टर इंडेक्स बने हुए थे, उसको कौन कौन से यूज करने हैं। थर्ड वन आता है क्वेरी एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्लान सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, प्लान सिलेक्ट होने के बाद एंड क्वेरी एग्जीक्यूशन होने से पहले हम क्या काम कर लेते हैं, जो क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान है ना उसको कैश कर लेते हैं, मेमोरी में कैश कर लेंगे। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो जो फर्स्ट 2 स्टेप है सिंटैक्स चेक होना एंड देन प्लान सिलेक्ट करना, ये दोनों स्किप हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या काम करेंगे, जहाँ मेमोरी में कैश में जो प्लान हमारा सेव हो रखा था हम कैश से उस प्लान को लेंगे एंड देन क्वेरी सीधी डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। और यही एग्जैक्टली स्टोर्ड प्रोसीजर सीक्वल सर्वर में करता है। तो जब आप सीक्वल सर्वर में स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं तो डिजाइनिंग के टाइम पे वो सिंटैक्स को चेक करता है। और जब हम क्या काम करते हैं, पहली बार स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने चाहते हैं तो क्या होता है कि जो बेस्ट प्लान होता है वो सिलेक्ट हो जाता है एंड देन वो मेमोरी के में कैश हो जाता है। एंड देन आप उसके बाद जब भी उस स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो वो क्या काम करेगा, उस सेम प्लान को यूज कर लेता है। तो वो क्या काम करता है, बार बार नए प्लान को क्रिएट नहीं करता, जिससे हमारी जो स्टोर्ड प्रोसीजर की परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है। अब बात कर लेते हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर सीक्वल सर्वर में क्या होता है। सो स्टोर्ड प्रोसीजर एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो प्री कंपाइल्ड क्वेरी को कंटेन्स करता है। इसका मतलब यह है कि एक स्टोर्ड प्रोसीजर में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं या एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, जैसे आपने स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया तो सिंटैक्स चेक हो जाता है एंड देन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होता है, जो क्वेरीज होती है वो कंपाइल्ड होके जो एग्जीक्यूशन प्लान सिलेक्ट हुआ होता है वो मेमोरी में कैश हो जाता है। ठीक है, एंड देन हम क्या काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे जब भी हम उस स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हर बार नया प्लान क्रिएट नहीं होता, तो हम क्या काम करते हैं, सेम प्लान को ही बार बार यूज करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम स्टोर्ड प्रोसीजर को सीक्वल सर्वर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास 2 स्टेटमेंट होती है, क्रिएट प्रोसीजर एंड क्रिएट प्रोक। ठीक है, इन 2 स्टेटमेंट को यूज करके आप सीक्वल सर्वर में स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करने का हमने मेथड सिंटैक्स दिखाया हुआ है। तो जो फर्स्ट सिंटैक्स है
यहाँ पे आप जब आपको कोई स्टोर प्रोसीजर बनाना है विदाउट पैरामीटर तो आप ये वाला सिंटैक्स फॉलो कर सकते हैं। तो क्रिएट प्रोसीजर, देन प्रोसीजर का नेम, फिर एज, बिगन, प्रोसीजर, बॉडी एंड देन एंड। ठीक है, अगर आपको क्या काम करना है, पैरामीटर्स के साथ स्टोर प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, आपको लेट से इसको डायनामिक बनाना है कि जो भी आप इसमें पैरामीटर्स पास करें उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, राइट। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, देन पैरेंथेसिस में हम क्या काम करेंगे, पैरामीटर्स पास कर देंगे। तो जब भी हम पैरामीटर पास करेंगे उससे पहले @ लगाएंगे, देन पैरामीटर का नाम एंड देन उसका डेटा टाइप। इस तरीके से आप मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। देन अगेन सेम एज, बिगन, प्रोसीजर, बॉडी एंड एंड। अब जब भी जो प्रोसीजर की डेफिनेशन होती है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक प्रोसीजर हेडर एंड देन एक प्रोसीजर बॉडी। एज से पहले का जो पार्ट होता है जहाँ पे हम नाम और पैरामीटर देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर हेडर, एंड देन एज के बाद का जो पार्ट होता है जिसके अंदर बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर बॉडी। अब बात कर लेते हैं कि सीक्वल सर्वर में हम स्टोर प्रोसीजर को कैसे कॉल करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो सर्वर में फिजिकली स्टोर होता है, एंड देन आप उसको क्या काम कर सकते हैं, सर्वर को कहीं से भी कनेक्ट करके उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए 3 वे हैं। फर्स्ट एग्जीक्यूट, प्रोसीजर नेम एंड देन उसमें वैल्यूज, अगर वो पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, या EXEC प्रोसीजर नेम एंड देन वैल्यूज, या फिर प्रोसीजर का नेम एंड देन डायरेक्टली वैल्यूज। ठीक है, ध्यान दें जब भी आप स्टोर प्रोसीजर बनाएं तो आप SP_ प्रीफिक्स को यूज ना करें, क्योंकि जितने भी सिस्टम डिफॉल्ट स्टोर प्रोसीजर होते हैं उनमें हम SP_ ऑलरेडी यूज करते हैं। तो जो भी आपको यूजर डिफाइंड प्रीफिक्स बनाना है आप उसका नाम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, स्टोर प्रोसीजर के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपना डेटाबेस एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या काम करना है, सबसे पहले एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, तो उस स्टोर प्रोसीजर को हम बनाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बनाने से पहले मैं क्या काम करता हूँ, एग्जीक्यूट पे जाता हूँ। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे अपना सर्वर कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा डेटाबेस है SQL सर्वर ट्यूटोरियल, एंड देन मैं अब इस क्वेरी को फायर करता हूँ या एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिएगा जो मेरा स्टोर प्रोसीजर था वो क्रिएट हो गया है, एंड देन ये नॉन पैरामीटराइज्ड मेरा स्टोर प्रोसीजर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम SP डिस्प्ले वेलकम, देन एज, बिगन, फिर प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, वेलकम टू द प्रोसीजर इन SQL सर्वर, एंड देन फिर एंड। अब मेरे को क्या काम करना था, इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना था। तो पहले एग्जीक्यूट एंड देन फिर प्रोसीजर का नेम। तो देखिएगा इसने मैसेज को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ EXEC एंड देन फिर से प्रोसीजर का नेम, तो उसने क्या काम किया, फिर से मैसेज प्रिंट कर दिया, एंड देन मैं डायरेक्टली प्रोसीजर का नेम एंड देन वैल्यू कुछ भी ना दूँ तो उस केस में भी ये क्या काम करेगा, प्रोसीजर को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, एक एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करते हैं एंड देन उसमें कुछ डेटा को पॉपुलेट करते हैं। ठीक है, एंड फिर हम क्या काम करेंगे, एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे जिससे कि हम एम्प्लॉय की नेम, जेंडर एंड देन डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स को हम वहाँ से गेट कर पाए। तो देखते हैं ये काम कैसे करेगा। अब हम क्या काम कर लेते हैं, एक एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें ID, नेम, जेंडर, DOB एंड डिपार्टमेंट ID। ठीक है, ये कुछ मेरे पास कॉलम है। तो मैंने ये क्वेरी चलाई, तो देखिएगा माइट भी मैंने क्या काम किया होगा, एक एम्प्लॉय टेबल बनाई होगी किसी और क्लास में कुछ समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एम्प्लॉय टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करता हूँ, ये कमांड फिर से रन करता हूँ एम्प्लॉय क्वेरी को, एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करने के लिए। अब देखिएगा हमारी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई है। अब हम क्या काम करते हैं, इसमें कुछ डेटा पॉपुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ, एक स्टोर प्रोसीजर बनाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वो क्या काम करेगा, सब एम्प्लॉय का नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ ये रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, देन एज, बिगन, फिर सिलेक्ट नेम, जेंडर, DOB फ्रॉम एम्प्लॉय नेम। तो जो बेसिक क्वेरी थी वो हमने किस में डाल दी, प्रोसीजर बॉडी में। और जो प्रोसीजर का हेडर था उसमें कोई सिर्फ हमने क्या काम किया,
प्रोसीजर का नेम डाल दिया, देन कोई पैरामीटर नहीं था तो पैरामीटर को यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं इसको प्रोसीजर को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिएगा जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जितने भी एम्प्लॉय थे उन सबकी डिटेल्स आ गई, नेम आ गया, जेंडर आ गया एंड देन डीओपी आ गई, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि हम किसी भी स्टोर्ड प्रोसीजर की बॉडी को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो हमने जैसे कि एक प्रोसीजर बनाया था एसपी गेट एम्प्लॉय, तो अब इसको हम क्या काम करते हैं, अल्टर कर देते हैं। अल्टर कैसे किया कि देखिएगा अभी जो डेटा आ रहा है ना वो शॉर्ट होके नहीं आ रहा, ठीक है। हमने क्या काम किया, क्रिएट की जगह इस बार अल्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम एज बिगन, और हमने इस कमांड को चेंज कर दिया कि मेरे को कॉलम तो ये सिलेक्ट करने हैं बट जो डेटा आएगा उसको नेम के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया तो हमने इसको अल्टर किया। अल्टर करने के बाद अब हम क्या काम करते हैं, इसको फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं स्टोर प्रोसीजर को कि क्या होता है। तो देखिएगा इस बार जो इसने डेटा दिया वो अल्फाबेटिकली नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में दिया, ठीक है। अब अगर आपको स्टोर प्रोसीजर का नाम चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे exec_sp_rename, देन जो एग्जिस्टिंग नेम है एंड देन जो न्यू नेम है। इस कमांड को रन करके आप स्टोर प्रोसीजर का नाम चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब मैं अगर इसको स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहा था तो यहाँ पे अगर मैं देखिएगा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एरर दे देगा क्योंकि इसका नाम ये की बजाय अब हमने ये कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसका नाम चेंज कर दिया। तो आपको ये भी पता लग गया कि हम स्टोर प्रोसीजर की बॉडी कैसे चेंज कर सकते हैं एंड देन नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात हुई कि अगर आपको स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप करना है, ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप करने के लिए सिंपली हम क्या काम करते हैं, ड्रॉप प्रोसीजर एंड देन प्रोसीजर का नेम। तो ड्रॉप प्रोक और प्रोसीजर का नेम या ड्रॉप प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम। तो देखिएगा मैंने जो स्टोर प्रोसीजर बनाया था उसको मैंने ड्रॉप भी कर दिया। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। एंड देन अगर आपको क्या काम करना है कि स्टोर प्रोसीजर की जो टेक्स्ट है, जो बॉडी है, उसको देखना है, तो उसके लिए क्या होता है sp_help desk एंड देन प्रोसीजर का नेम। आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने तो अभी ऑलरेडी डिलीट कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया तो वो अभी नहीं दिख पाएगा। अब हमने ये समझ लिया कि बॉडी एंड नेम कैसे चेंज करते हैं स्टोर प्रोसीजर का, हमने देख लिया कि स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप कैसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टोर प्रोसीजर के ना डिफरेंट टाइप के होते हैं SQL सर्वर में। फर्स्ट होता है कि हम इनपुट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर में, सेकंड होता है आउटपुट पैरामीटर्स। तो हम पहले इनपुट पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। तो SQL सर्वर में स्टोर प्रोसीजर में इनपुट पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसीजर के अंदर वैल्यू को लेके आते हैं। एंड देन आउटपुट पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसीजर से वैल्यू को बाहर कैरी करते हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अगर हमें किसी एक पैरामीटर को डिक्लेयर करना है, ठीक है, और वो हमने क्या काम किया, आउटपुट या आउट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया, ठीक है, तो वो हमारा आउटपुट पैरामीटर होगा। एंड देन ये मैंडेटरी है कि उस प्रोसीजर के में आपको उस आउटपुट पैरामीटर को कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी एंड देन तभी हम उस वैल्यू को एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसीजर से बाहर कैरी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनपुट पैरामीटर्स का एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, किन्हीं भी दो नंबर्स को दो वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए एक स्टोर प्रोसीजर को लिखेंगे। ध्यान दें जब भी आप पैरामीटर पास करते हैं तो जो पैरामीटर्स के वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा @प्रीफिक्स के साथ डिक्लेयर होने चाहिए, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। तो हम क्या काम करने वाले हैं, यहाँ पे ना एक स्टोर प्रोसीजर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब उस स्टोर प्रोसीजर को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम एंड देन इसमें मैं दो नंबर पास करने वाला हूँ, नंबर 1 जो कि इंटीजर टाइप का है, नंबर 2 जो भी इंटीजर टाइप का है। एज बिगन हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, जो रिजल्ट को स्टोर करेगा। और हमने सेट कर दिया @result इक्वल्स टू @number1 प्लस @number2। तो जो दोनों नंबर का रिजल्ट आया, दोनों नंबर को सम करने के बाद जो वैल्यू है वो हमने किसको असाइन कर दी, रिजल्ट वेरिएबल को। और फिर हमने प्रिंट करा दिया रिजल्ट इज
एंड देन हमने क्या काम किया, जो रिजल्ट था, अब यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको कास्ट क्यों किया, क्योंकि ये मेरी एक तरीके से एनवार वैल्यू हो गई, ठीक है, काइंड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। एंड देन मेरे को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना था इसके साथ रिजल्ट को, जो कि इंटीजर टाइप का, तो इसलिए स्ट्रिंग के साथ उसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए मेरे को उसको वार कैर में ही कास्ट करना पड़ा, ठीक है। अब मैं इसको क्या काम करता हूँ, एक बार क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो स्टोर प्रोसीजर था वो इनपुट पैरामीटर्स के साथ यहाँ पे बन गया है। इनपुट पैरामीटर इसलिए क्योंकि हम क्या काम करेंगे, वैल्यू को स्टोर प्रोसीजर में एग्जीक्यूशन के लिए ब्रिंग करेंगे, लेके आएंगे, ठीक है। अब स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर का नेम, देन उसकी वैल्यूज 10 एंड 20। तो देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया है 30। अब हम क्या काम कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पास करने के बजाय हम क्या काम कर सकते हैं, पैरामीटर का नाम लेके एंड देन इक्वल्स टू उसको वैल्यू साइन करके भी स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्लियर, आई थिंक आपको ये भी समझ में आया। अगर आपको क्या काम करना है, इस तरीके से वैल्यू पास नहीं करनी, तो आप क्या काम कर सकते हैं, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, @num1 @num2, देन दोनों को हमने सेट के हेल्प से वैल्यू एक एक असाइन कर दी 10 एंड 20, एंड देन फिर हमने क्या काम किया, इन दोनों वेरिएबल को एज ए स्टोर प्रोसीजर में पास कर दिया। सो दिस इज अनदर वे टू कॉल स्टोर प्रोसीजर, एंड देन हमारा रिजल्ट फिर से आ गया, क्या है 30, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, अब हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाने वाले जो क्या काम करेगा, जिसमें हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लाइक उसका जेंडर एंड डिपार्टमेंट आईडी पास करेंगे और वो एम्प्लॉय की हमें डिटेल्स दे देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया है, एक स्टोर प्रोसीजर बनाया, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एसपी गेट एम्प्लॉय बाय जेंडर एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम @जेंडर पास करेंगे जो कि वारकैर टाइप का है, एंड देन @डिपार्टमेंट आईडी जो कि इंटीजर टाइप का है, ये दोनों ही हमारे इनपुट पैरामीटर है। देन हमने एज बिगन, ये हमारी प्रोसीजर बॉडी लिखी कि सिलेक्ट नेम जेंडर डीओबी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू जेंडर एंड डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट आईडी, जो हम पैरामीटर में पास करेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या काम कर लेता हूँ, इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, एंड देन मैं वैल्यू पास कर देता हूँ कि जहाँ पे मेरा जेंडर मेल है एंड देन जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 1 है, उसके जितने भी एम्प्लॉय मेरे को रिटर्न कर दो। तो एक्चुअली सॉरी, मैंने उसको एग्जीक्यूट तो किया ही नहीं है, एंड देन मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्टली आपको समझाने लग गया। तो पहले मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। तो देखिएगा, ऐसे दो एम्प्लॉय हैं जिनका जो जेंडर है वो मेल है, एंड देन जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है, और उनका मेरे पास नेम, जेंडर, डीओबी एंड डिपार्टमेंट आईडी चारों डिटेल्स आ गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों इनपुट पैरामीटर्स का टाइप डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप क्या काम कर रहे हैं, जो इनपुट जो पैरामीटर्स है, ठीक है, आप उनको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने उनको डिफाइन किया उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आप जो इनपुट पैरामीटर्स थे उनको वैल्यू असाइन करके स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, फिर जो पैरामीटर पास करने का ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता, फिर आप उसको किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी दूसरे नंबर पे पास करनी थी, पर मैंने क्योंकि इनपुट पैरामीटर का नाम लेके इसको वैल्यू असाइन की, ये फर्स्ट पोजीशन पे, एंड देन जो जेंडर था वो सेकंड पोजीशन पे कॉल किया। देखिएगा फिर से भी मेरे पास डेटा आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि स्टोर प्रोसीजर में आउटपुट पैरामीटर क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग, आउटपुट पैरामीटर को हम आउट या आउटपुट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं। जब भी आप किसी स्टोर प्रोसीजर के अंदर कोई पैरामीटर आउटपुट कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब हमें उस स्टोर प्रोसीजर के अंदर पहले उस पैरामीटर को कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। देन जैसे ही स्टोर प्रोसीजर का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद वो पैरामीटर उस वैल्यू को बाहर कैरी कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब वो वैल्यू हमें बाहर मिल जाती है, ठीक है। अब हम क्या काम कर लेते हैं, आउटपुट पैरामीटर का एग्जांपल समझ लेते हैं कि स्टोर प्रोसीजर के साथ कैसे काम करता है। सो देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, देन दो पैरामीटर है, दो इनपुट टाइप के पैरामीटर है, नंबर 1 इंटीजर टाइप का, नंबर 2 वो भी इंटीजर टाइप का। देन हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रिजल्ट, जो कि इंटीजर टाइप का, बट वो कौन सा पैरामीटर है, वो आउट पैरामीटर है। आप उसको आउट या आउटपुट कीवर्ड के साथ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एज बिगन सेट @result इक्वल्स टू num1 एंड num2। तो हमने
प्रोसीजर बॉडी के दौरान हमने क्या काम किया, जो आउट पैरामीटर था उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, और वो वैल्यू क्या, वो इन दोनों नंबर का सम। ठीक है, अब इसको हम क्या काम करेंगे, आउट पैरामीटर वाले स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया @result, जो कि इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमने इसको ऊपर इंटीजर टाइप का ही डिफाइन किया था, तो वो सेम टाइप होना चाहिए उसको कॉल करते टाइम। फिर सेम कमांड एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर ने, हमने दो इनपुट पैरामीटर पास की वैल्यू पास कर दी 10 एंड 20। देन जो हमने आउटपुट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट, उसको आउट कीवर्ड के साथ यहाँ पे पास कर दिया। तो हमें पता है कि ये एक रिजल्ट जो है उस रिजल्ट को एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, 10 + 20 इन दोनों नंबर का सम वो 30। तो मैंने कहा कि जो भी @result में आएगा हमारे वेरिएबल में उसको आप प्रिंट कर दो। तो देखिएगा, ओके, तो सॉरी फिर से मैं क्या काम हुआ, मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाना ही भूल गया। तो इस स्टोर प्रोसीजर को पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन अब उस कमांड को रन करते हैं। ठीक है, ओके, स्टोर प्रोसीजर को हम डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया, जहाँ पे जिसका नाम है sp add नंबर। यहाँ पे जो फर्स्ट इनपुट पैरामीटर है उसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी, 100। अगर हम वैल्यू नहीं पास करेंगे फर्स्ट पैरामीटर की, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 100 ले लेगा। देन सेकंड पैरामीटर जिसकी वैल्यू मैंडेटरी है, और फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया @result इंटीजर टाइप का, और रिजल्ट में हमने num1 + num2 दोनों की वेरिएबल वैल्यू दे दी, दोनों का सम करके उसने रिजल्ट में डिक्लेयर कर दिया। देन हमने फिर सम को प्रिंट कर दिया। अब ये क्या काम करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे काम करती है, अगर हम इसको कोई वैल्यू दे के कॉल करेंगे तो वो नंबर 1 की वैल्यू वही ले लेगा, और अगर हम नंबर 1 की वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 100 ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको मल्टीपल तरीके से स्टोर प्रोसीजर को कॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं दोनों वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, 32, 100 एंड 25। तो देखिएगा मेरा रिजल्ट क्या आया। मैं को इस स्टोर प्रोसीजर को फिर से क्रिएट करना। ठीक है, अब देखिएगा 3225 का रिजल्ट क्या आया। ठीक है, 3225। अब मैंने क्या काम किया, नंबर 1 की वैल्यू कितनी दे दी, 200, एंड नंबर 2 की वैल्यू दे दी 25। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी, इस बार भी दोनों वैल्यू पास की, तो क्या आ गया 225। थर्ड केस में मैंने क्या काम कर दिया, नंबर 1 में दे दिया कि वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर लिया। ठीक है, एंड नंबर 2 में क्या दे दिया 25, और नंबर 1 की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दे रखी वहां पे 100। तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा 125। ठीक है, फोर्थ टाइम में मैंने क्या काम किया, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में मैंने क्या काम किया, सिर्फ num2 की वैल्यू दे दी, num1 की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी। तो num1 की वैल्यू वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा, दैट इज 100। तो इस केस में भी मेरे पास जो रिजल्ट आया वो 125 आया। तो हमने ये भी देख लिया कि जो SQL सर्वर में स्टोर प्रोसीजर होते हैं वो डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ कैसे काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि SQL सर्वर में स्टोर प्रोसीजर के एडवांटेजेस क्या क्या है। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, प्लान रिटेंशन, जिससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। सो हम बार बार जब भी अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है, जो अननेसेसरी क्वेरीज का क्वेरीज का जो अननेसेसरी कंपाइलेशन होता है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो SQL सर्वर डेटाबेस की बर्डन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो वो 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं होने, फर्स्ट सिंटैक्स चेक, देन प्लान सिलेक्शन, एंड देन थर्ड वन इज क्वेरी एग्जीक्यूशन। तो ये क्या काम करेगा, जैसे स्टोर प्रोसीजर बनाता तो क्वेरी कंपाइल होगी, इसका मतलब मेमोरी में कैश होगी। तो हमें क्या काम करना है, डायरेक्टली जब भी आप स्टोर प्रोसीजर को रन करने वाले हैं, उसने कैश में से प्लान को सिलेक्ट किया एंड देन क्वेरी को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। सो दैट्स वाई जब भी स्टोर प्रोसीजर को आप यूज करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। सेकंड बात कर लेते हैं कोड रीयूजेबिलिटी एंड बेटर मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, अब क्या हुआ कि मल्टीपल एप्लीकेशन सेम स्टोर प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं, एंड अगर आप डिफरेंट एप्लीकेशन में सेम टाइप का डेटा को दिखाना चाहते हैं तो आप सेम स्टोर प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। एंड देन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सपोज कीजिएगा आपका डेटा आपको चेंज करना है, तो आपने स्टोर प्रोसीजर को एक जगह पे चेंज कर दिया। ठीक है, एंड देन वो 10 एप्लीकेशन में डेटा यूज हो रहा था। ठीक है, या तो आप 10 जगह जाके चेंज करें, या आपने क्या काम किया, सिंपली एक स्टोर प्रोसीजर में जाके चेंज कर दिया, एंड देन वो डायरेक्टली 10 के 10 जगह जो डेटा में आपने चेंज किया वो 10 के 10 एप्लीकेशन में अफेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स द अनदर बेनिफिट ऑफ स्टोर प्रोसीजर। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी।
कि स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं, ठीक है। हम इनपुट पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, आउट पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, विदाउट पैरामीटर हम स्टोर प्रोसीजर को कैसे क्रिएट करते हैं, एंड देन डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ हम स्टोर प्रोसीजर को कैसे कॉल कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।